इंक्रीज हो जाता है, लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, पढ़ा था ना ये सब डी ब्लॉक के अंदर। ओके सर। इसलिए हम डी ब्लॉक नहीं दे सकते। और एफ ब्लॉक में भी, एफ ब्लॉक आ गया तो ठीक है, एफ ब्लॉक में सबसे करेक्ट आंसर जो था आपका ट्राई पॉजिटिव आयन, मैंने बताया था आपको लेंथेनाइड्स में ट्राई पॉजिटिव आयन में उसमें रेगुलर चेंजेस हैं। 48 के बाद आ जाओ बेटा, 48 के बाद आप 54 तक, ये नहीं पहले इधर आओ, 49 से 51 तक किसी का 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यस सर 50। और हाँ, इसमें ध्यान रखना, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ा था आपने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताओ बेटा किसका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का। तो ये आंसर आना चाहिए था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सर लेकिन आयोडीन। इसमें डी दे रखा हैं, सर, इसमें आंसर डी दे रखा था। कोई बात नहीं, ये भी गलत है। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये देख लेना, डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थर्ड नंबर पे आता है, उसमें क्या बताया था मैंने, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर यहाँ फ्लोरीन, फिर सर बॉन्ड एनर्जी तो हुआ ही नहीं था मारो। लेकिन ये मैंने एग्जांपल करवाया था बेटा आपको, डीपीपी या किसी चीज में करवाया था ये वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। यस सर, ये क्वेश्चन तो है डीपीपी में। हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मैंने बताया था स्पेशली डिस्कशन में फ्लोरीन एंड आयोडीन। सर ये तो चीज होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड का मतलब बॉन्ड, डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना, एनर्जी मतलब एनर्जी देना। कौन से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसको ज्यादा लगेगी एनर्जी, किस में कम लगेगी। और सर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ये होता है कि ये हमारा वैसे जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उस पर बेस होता है। तो जैसे जैसे हम ज्यादा नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब एनायन बनाने की पावर ज्यादा होती है, तो वो वही होता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कैरेक्टर होगा। क्योंकि ये भी जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन, बाकी आगे डिटेल एक चैप्टर आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें और डिटेल आ जाएगी इसकी। सर सी होगा ना इसका आंसर। इसका आंसर दोनों होंगे बेटा, सी भी रोंग है, डी भी रोंग दे रखा है, सी भी सही है, डी भी सही है। सर वो ट्राई पॉजिटिव आयन वाला क्या होता है, वो आपने बताया नहीं था। ट्राई पॉजिटिव आयन का लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखवाया था मैंने आपको। सर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो लिखवाया था। उसमें क्या डेफिनेशन लिखवाया था, देखो जरा, उसमें लिखवाया था ए रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद डिक्रीज दिखा रखा है ऐसे, सीलू से, सीलू आयंस के अंदर रेगुलर डिक्रीज होता है। नोट्स में देखना, आप दोबारा देखना भी आज जाके, मेरे हिसाब से लिखवाया होगा मैंने। सर ये नहीं हुआ था, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन नहीं लिखवाया बेटा मैंने। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन ये एग्जांपल भी नहीं हुआ था, और ट्राई पॉजिटिव आयन भी आपने नहीं बताया था उसमें। नहीं, तो उसके अंदर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ, जरा देख के बताओ नोट्स में, जरा देखो। सर वही था कि मतलब जो एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके स्क्रीन इफेक्ट कम हो जाता है, उसके कारण उनका साइज कम हो जाता है। लेकिन एक डेफिनेशन लिखवाया होगा मैंने, परफेक्ट, एक ऐसे लाइन लिखवाई होगी कुछ ऐसा, परफेक्ट लाइन होगा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखो। ऐसी कोई लाइन नहीं थी। नहीं, लेंथेनाइड सिर्फ कंट्रैक्शन, सिर्फ एक वर्ड बताया था मैंने, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था आपको। सर आपने यही बताया था ना कि नहीं बताया सर। हैं, मैंने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया था या इसके साथ कुछ लिखा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये सर आपने लिखा था कुछ। हाँ, तो वही चीज तो है, ये वाली चीज यही तो है सर, लेकिन आपने उसमें ट्राई पॉजिटिव आयन का नहीं लिखा था ना, कुछ और लिखा था आपने मतलब। अच्छा, तो ऐड कर लेना ये वाला ट्राई पॉजिटिव आयन वाला भी लेंथेनाइड में ट्राई पॉजिटिव डाल देना, नहीं लिखा हो तो। सर एक बार फिर समझाओ तो समझ नहीं आया वो ट्राई पॉजिटिव। लेंथेनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन n-2 f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d में 1 इलेक्ट्रॉन और ns में 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
हम F ब्लॉक में से भरने से पहले D में 1 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन भर के आते हैं, फिर हम F में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें। तो ये वाले अगर तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसको ट्राई पॉजिटिव आयन बोल देते हैं, कोई भी लेंथेनाइड आयन। और लेंथेनाइड जो होते हैं वो सीरियम से लेके लिटिशियम तक होते हैं। टोटल लेंथेनाइड सीरियम से लेके लिटिशियम तक होते हैं। तो इनके अगर ये 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो F ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग होता है, और ये सीरियम से लिटिशियम तक साइज रेगुलर डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग होगी तो साइज कम होगा, बेस्ट शील्डिंग होगी तो साइज बड़ा होता है। तो ये सीरियम से लिटिशियम तक जो रेगुलर डिक्रीज होता है, तो इसी को मैंने डिफाइन किया होगा आपका कि ए रेगुलर ग्रेजुअल डिक्रीज in size of tri-positive ions of lanthanide is known as lanthanide contraction। इसी को हम lanthanide contraction कहते हैं। तो ये जो रेगुलर और ग्रेजुअल डिक्रीज जो दिखाई देता है साइज में, ये ट्राई पॉजिटिव आयंस में दिखाई देता है लेंथेनाइड्स के। इसका रीजन होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल। तो F ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, शील्ड बेस्ट तरीके से नहीं होता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लोरीन वाले वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और साइज रेगुलर डिक्रीज होता जाता है। तो इसी को आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट कोई नहीं था, मुझे तो ध्यान आ रहा है कि किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। सर ये आयंस के लिए मतलब ट्राई पॉजिटिव आयंस के लिए होगा या आयंस के लिए ज्यादा परफेक्ट है। अब वहां तो उसने F ब्लॉक लिख दिया, तो F ब्लॉक का चाहे एटम ले लो चाहे आयन, अगर एटम और आयन दोनों दिए होते तो फिर ज्यादा परफेक्ट आंसर देते हैं हम ट्राई पॉजिटिव आयंस के अंदर, उसमें रेगुलर डिक्रीज दिखाई देगा आपको ना। और सर जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये ऑर्डर है क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन वाला, तो फिर इसका कोई रीजन भी है? इस रीजन है, इसमें जो फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाते हैं, जल्दी टूट जाता है, एक्सेप्शन इसलिए हो जाता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एंड आयोडीन, ओके सर, इस ऑर्डर में याद करना है आपने। बाकी अभी तो स्टार्टिंग है ना आपकी, अभी तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे आएंगे, कुछ रिलेटेड होंगे आपकी 10th के थोड़े सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे अभी ऑक्सीडाइजिंग आवर का पूछ रहे थे, पावर का, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आपने रिएक्टिविटी सीरीज किया होगा 10th में, तो कुछ उससे रिलेटेड भी हो जाता। थोड़ा तो प्लस माइनस होता ही है ना पेपर में, ऐसा नहीं कि जो बस पढ़ा दिया। स्कूलिंग और कंपटीशन में यही तो फर्क है, आप अपना दिमाग कितना लगा पाते हो। सीधा दे के 4 क्वेश्चन, फिर मैंने कह दिया ये 4 रट लेना, मैं 4 का टेस्ट लूंगा, तुमने 4 का टेस्ट दे दिया, कंपटीशन में 0। कंपटीशन ऐसे नहीं होता ना, स्कूलिंग में तो 10 आउट ऑफ 10 आगे, हाँ बेटा ये 4 क्वेश्चन है याद करके आ जाओ, आपका टेस्ट होगा। कंपटीशन और इसका यही तो बेटा डिफरेंस है ना, इसी को तो आपने कवर करना है, डिफरेंस को। नेक्स्ट चलो फिर आप, नेक्स्ट चलो आप 57 तक किसी का, और 57 तक, अप टू 57, 58 से 60 तक बेटा। सर 60 Which of the correct sequence of atomic mass of given element, atomic mass of given element जो होगा वो किसका होता है? तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है निकिल से, लेकिन एटॉमिक, यही तो मेंडलीफ में एक एक्सेप्शन था ना कि भाई उसने किसी जगह पे एटॉमिक मास के ऑर्डर को ब्रेक किया था, तो निकिल। बाकी ये याद करना होता है, याद हो जाए ठीक है, लेकिन हमने एक्सेप्शन में किया था लेंथेनाइड, जो आपका क्या नाम था उसका, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो हमने ये पॉइंट किया था, निकिल कोबाल्ट। और ये तो क्लियर है कि नियोन तो कम ही है उससे, कोबाल्ट ज्यादा हो जाएगा, नियोन तो पहले ही आता है। कंफ्यूजन यहाँ वाला था, ये हमने मेंडलीव में किया था। ओके सर। मेंडलीव की लिमिटेशन थी ना एक, कि उसने खुद ही इंक्रीजिंग ऑर्डर को ब्रेक किया था एटॉमिक मास वाले, वो यही जगह थी। कोबाल्ट को पहले रखा, निकिल को बाद में, इवन कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 61 से लेकर के आगे चल लो आप, कहां तक, 63 तक देख लो एक बार। सर 63 is the 10th element in the periodic table, resemble the element with atomic number. The 10th element in the periodic table
द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। तो देखो, अब आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करो। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर यहाँ से स्टार्ट करते जाओ लिथियम, फिर जाके नियोन तक जाओगे, फिर आगे करते जाओ। तो ये यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करूंगा तो ये सेकंड, ये थर्ड से लेके यहाँ 8 एलिमेंट है, आपको ध्यान हो तो टोटल सेकंड पीरियड में 8 है, तो ये 10 तक आ गया। फिर यहाँ से देखो आप स्टार्ट करोगे, ये आ गया हीलियम, नियोन, सोडियम, सोडियम से स्टार्ट करोगे तो फिर 18 आर्गन तक। इसके हिसाब से देखो फिर आप ये आ जाएगा। तो अब एटॉमिक नंबर चेंज करते जाओ, देखो देखते जाओ। 2 and 30 तो नहीं हो सकता, जैसे 18 आ गया, फिर यहाँ तो 18 एलिमेंट आ जाएंगे अगले में 19 से। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। पोटेशियम, कैल्शियम 10 एलिमेंट, डी ब्लॉक, आते आते यहाँ कहाँ तक चले जाओगे आप, क्रिप्टोन तक, 36 तक। तो अब इनसे मैच करो आप, फर्स्ट से 10th एलिमेंट, 1 नंबर से 10 का डिफरेंस जिसमें आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 का डिफरेंस ही आएगा ना। हाइड्रोजन से यहाँ जाओगे आप, हीलियम, तो हाइड्रोजन से हीलियम, तो एटॉमिक नंबर कहाँ तक आएंगे, द 10th एलिमेंट इन द पीरियड रिजेंबल द एलिमेंट विद एटॉमिक, तो 10th है, तो 10th किसका है, नियोन का है। तो नियोन जैसा और कौन है इसमें चेक करना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें। 10th हो गया नियोन, तो नियोन जैसे कौन कौन है ये देखना है आपने। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। तो 10th जैसा या तो 2 एटॉमिक नंबर वाला हो सकता है, 18 वाला हो सकता है, 36 वाला हो सकता है, 54 वाला। 2 and 30 नहीं हो सकता, 8 and 18, 18 तो हो सकता है लेकिन 8 नहीं हो सकता। 2 and 54, ये देखो 2, ये रहा 54, दोनों हो सकते हैं। मतलब नोबेल गैस पूछ रहा है, 10th एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल वो नियोन नोबेल गैस है। दूसरी नोबेल गैस कौन सी हो सकती है, 8 and 54, 54 तो ठीक है लेकिन 8 नहीं हो सकता। तो 2 and 54 वाला मतलब हीलियम एंड जियोन, जिनोन आ जाएगा। और किसके साथ मैच करेगा, 10th मतलब नियोन के साथ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 66 तक। 65 सर 65। 65, ये जो प्रॉब्लम होगी ना, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आई थिंक सिर्फ आपको क्या होगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आया होगा आपको कि क्या पूछना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन ये हो सकता है कि आपको जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हो आप, तो ये आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रहा हो कि ये पूछना क्या चाहता था और आंसर कैसे दें। तो ऑप्शन से डिसाइड किया करो कि वो जाना कहाँ चाहता है, क्वेश्चन कहाँ ले जाना चाहता है। इसमें कौन सा था बेटा 65, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, वही है रिएक्टिविटी बेस्ड जनरल क्वेश्चन है, जनरल साइंस का। सबसे ज्यादा कंडक्शन पावर किसमें मेटल में होती है, 9th 10th 7th 8th 6th 7th सब क्लासेस में कंडक्शन सबसे बेस्ट किसका होता है, बेस्ट कंडक्शन ऑफ मेटल किसकी होती है बेटा, नहीं पढ़ा कभी, ध्यान नहीं दिया। बेस्ट कंडक्शन ऑफ मेटल सिल्वर होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जनरल बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि सिल्वर बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम इसका सेकंड जो बेस्ट मेटल होता है कॉपर वो यूज करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये कंडक्शन पावर है। वायर बने होते हैं ना, इन्हीं के बने होते हैं ज्यादातर, अपने घरों में जो वायरिंग होती है तो यहाँ कॉपर और एल्यूमिनियम की मिलेगी। सिल्वर सबसे बेस्ट है लेकिन वो महंगा बहुत पड़ता है, इसलिए यूज नहीं करते हम। ये भी रिएक्टिविटी ऑर्डर बेस है, जनरल क्वेश्चन है। सर सर डी ब्लॉक में पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज ऐसे क्यों होता है? डी ब्लॉक में दोबारा आ जाएगा बेटा, उस टाइम दोबारा कर लेंगे, एक बार नोट्स में पढ़ लेना, लिखवाया तो था अभी उसमें। सर नहीं लिखवाया डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक दोबारा आ जाएगा, आप टेंशन मत लो ना। अभी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक ये चीजें दोबारा आ जाएंगी, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब ये तो जर्नल चैप्टर था आपका, ये पूरी केमिस्ट्री तो पढ़नी है, इसी चैप्टर पे तो चलेगी पूरी केमिस्ट्री आपकी। सर बस एक बार ट्रेंड बताना, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज है ना। मैं बताता हूँ, बता देता हूँ, फिर मैं आपको मन में रह जाएगा नहीं तो ऐसे। सपोज एक डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं हम,
डी ब्लॉक एलिमेंट के साइज की बात करते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का जो साइज होता है एक पीरियड में बात करते हैं पहले, अलोंग पीरियड। जब बेटा आप अलोंग पीरियड जाओगे, सपोज आपने 3D सीरीज ले ली, पीरियोडिक टेबल का 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड ले लिया आपने। फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं वो आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 10 एलिमेंट आते हैं टोटल। अब क्या होता है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉकों में पहले बाहर NS में 0 से लेकर 2 तक जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फिल करते हो। यहाँ देखोगे तो 1 से 2 आ जाएगा इस 3D सीरीज में, और यहाँ फिर अंदर वाले शेल में इस D में N-1 D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इधर न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ ये जो N-1 वाले D इलेक्ट्रॉन है ये इंक्रीज होते जाते हैं, ये देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अगर D इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा, और अंदर प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। दो अपोजिंग फैक्टर चल रहे हैं, मतलब एक जैसे फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर एक ही जगह काम होते हैं। अब देखो जैसे स्कूलिंग में पढ़ते हो तो बड़ा आसान भी लगता है और सोचते हैं कि बस हो गया काम, लेकिन वो डेथ होती है हमारी कंपटीशन की। उसमें तो सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज डिक्रीज होगा। एक या दो एक्सेप्शन याद कर लिया। ये बात सिर्फ S और P ब्लॉक वालों के लिए है, सबके लिए नहीं है, उसमें भी एक्सेप्शन है। हम डी की बात कर रहे हैं तो डी में एक साइज को देखने के लिए एक से ज़्यादा फैक्टर काम कर रहे होते हैं। अब क्या है कि जब इधर से इधर जाओगे तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे स्कैंडियम से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, फिर यहाँ से लेके 30 तक पहुँचेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में डी इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप साइज देखोगे तो डिक्रीज होगा, फिर जाओगे तो आगे जाके साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, लास्ट में जाते 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 साइज वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो बड़ा इर्रेगुलर सा साइज का जो है लेफ्ट टू राइट देखते हैं वो हमें मिलता है। उसका रीजन क्या होता है कि साइड में प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, मतलब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है। जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है इसलिए साइज डिक्रीज हो जाता है। और लास्ट में जाते जाते डी इलेक्ट्रॉन 9 या जब 10 हो जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी इलेक्ट्रॉन 9 या 10 हो जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट होता है, इसलिए वो अपना इफेक्ट दिखाता है, इसलिए साइज जो होता है लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। बीच में ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, तो जेड इफेक्टिव कंपनसेट करता है शील्डिंग इफेक्ट को, इसलिए साइज जो होते हैं आपको कांस्टेंट दिखाई देते हैं। तो इनके डेटा देखोगे तो इस तरीके से जाएंगे। तो डी ब्लॉक के अंदर अगर आप बात करोगे, इफ यू टॉकिंग अबाउट द डी सीरीज, देन वी कैन से दैट there is no regular decrease in the size from moving left to right. First of all decrease, then constant, and at the end of period increase. इसका reason, first of all G effective dominant, so size will be decreased, and at the end of shielding effect increase of D electron, so dominant, so size will be increased, और in middle both effect are compensate to each other. एक size को बढ़ाएगा तो दूसरा कम कर देगा। ऐसे ही D ब्लॉक में आप दूसरी चीज आप बेटा देख सकते हो, इसके अंदर ऊपर से नीचे जब जाते हो, तो जब ऊपर से नीचे जाते हो तो जैसे 3D सीरीज की आपने। सर वो एक मिनट थोड़ा नीचे कर देना, मैं ऊपर का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। अगर मैं 3D सीरीज में ले लिया सर। 3D सीरीज में अब ऊपर से नीचे की बात करें तो 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज का एलिमेंट आ गया। अब जितने आपको एलिमेंट याद होंगे और बेटर हो जाएगा आपके लिए, इसलिए कि जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे ना आगे आगे, और आपके लिए चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इसी चैप्टर में उन्होंने सारी चीज़ डाल दी तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर मेमोराइज करना भी चीज़ें। तो 3D सीरीज में आ गया स्कैंडियम से लेके, स्कैंडियम टाइटेनियम से लेके जिंक तक, ठीक है। अब स्कैंडियम से 3D सीरीज से मतलब फोर्थ पीरियड पीरियोडिक टेबल में, अब फोर्थ पीरियड से अब मैं फिफ्थ पीरियड में आता हूँ।
तो साइज इंक्रीज होने चाहिए और होते हैं। यहाँ से आओगे तो साइज इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो होगा स्कैंडियम, यट्रियम और जर्कोनियम से लेकर के ये चले जाओ आप जिंक से कैडमियम तक, साइज इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन आप 5D सीरीज में आओगे, मतलब 6th पीरियड में जब आओगे आप, 6th पीरियड में लेंथेनम आ जाएगा। लेकिन जैसे यहां पर लेंथेनम आ जाएगा तो लेंथेनम आ जाएगा तो साइज लेंथेनम का इंक्रीज हो जाएगा। बट लेंथेनम के आगे यहाँ एक और फैक्टर काम करेगा, यहाँ 14 लेंथेनाइड्स आ जाएंगे। और लेंथेनाइड यू नो कंट्रैक्शन करते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो ये जो ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, यहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया जो अभी हमने पढ़ा एफ ब्लॉक में। तो 14 प्रोटॉन इंक्रीज होने से साइज यहां से यहां इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन साइज जो हो गया इंक्रीज होने की बजाय एक्सेप्शनली अब जितने भी साइज आएंगे ये आपके बराबर हो जाएंगे इस जगह पे। तो यहां भी एक्सेप्शन हो गया। तो डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में आप देखोगे कि 4D और 5D के साइज जो होते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, 4D और 5D। आंसर पूछेगा, रीजन क्या बताओगे आप? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एफ की पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। दोनों में से जो वर्ड लिखा हो वो दे देना है। उसने दबा दिया साइज को वापस, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। तो पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन होगी तो हाफ ऑफनियम का साइज, बस यहां इफेक्ट नहीं आया क्योंकि यहां तो कोई था नहीं एलिमेंट, लेकिन ये 14 प्रोटॉन और बढ़ गए। प्रोटॉन बढ़ गए तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो साइज जितना बड़ा होना था उससे कंपेरेटिवली छोटा हो गया, छोटा हो गया तो ये बराबर हो गए। तो अब क्या याद रख सकते हो आप? डी में लेफ्ट टू राइट क्या याद रखोगे बेटा, बताओ जरा। आप यहीं कर लिया अब हमने, कोई बात नहीं, फिर आगे करोगे तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज में क्या चेंजेस आते हैं? पहले डिक्रीज फिर फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज। वेरी गुड। पहले मतलब इररेगुलर चेंजेस है, डी में इररेगुलर चेंजेस है। पहले स्लाइटली डिक्रीज, फिर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट एंड फाइनली स्लाइटली इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर अप्रोक्स सेम ही रहेगा। हाँ, 3 से 4D में जाएंगे तो इंक्रीज होगा, लेकिन 4D से FD में जाएंगे तो यट्रियम और लेंथेनम को छोड़ करके, इसको छोड़ करके इधर जाएंगे तो साइज बराबर अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएंगे। और IP इवन, वैसे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं ना, IP इवन ज्यादा हो जाएंगे। IP की बात करेंगे तो IP जो होंगे, जैसे इनके IP और इनके IP ऊपर से नीचे जाते हैं तो IP कम होते हैं, लेकिन यहां पर लेंथेनाइड ड्यू टू कंट्रैक्शन में IP ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन भी करवाया था मैंने आपको, कॉपर सिल्वर और गोल्ड वाला। तो मैंने कहा था कॉपर से नीचे सिल्वर है, सिल्वर से नीचे गोल्ड है, तो कॉपर 3D सीरीज का है, AG इस सीरीज का, AU इस सीरीज का। तो अगर मैं इनकी IP वैल्यू देखूंगा तो AG की IP वैल्यू AU से जो होगी, AU की IP वैल्यू कम होनी चाहिए, कॉपर की ज्यादा होनी चाहिए। तो कॉपर की तो ज्यादा होती है, लेकिन फिर AG की नहीं आती, फिर AU की आती है, फिर AG की आती है। IP वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी किया था हमने। यस सर। IP वैल्यूज वाला, तो वो यही रीजन था, इसी रीजन से होता है वो IP वैल्यू में जो फर्क आता है। और इसका रीजन पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा, क्यों हो जाते हैं 4D और 5D के मोस्ट ऑफ साइज इक्वल? वन वर्ड आंसर देना है तो क्या देंगे? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा नेम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव चार्ज का बढ़ जाना एकदम। हाँ 4F इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पुअर शील्डिंग 4F ऑर्बिटल की होगी, यहाँ 4F इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? अभी ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और ये वाला डी में। ये जब हम हैफनियम से मरकरी की तरफ जाएंगे तो उस टाइम भी मतलब ऐसे होगा, पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज। यहाँ पर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी आएगी, इसलिए जनरली नहीं पढ़ते हम, क्योंकि बहुत ज्यादा एक एक जगह पे ऊपर नीचे होता रहता है वो। तो हम जनरली बोल देंगे इरेगुलर। क्या वर्ड यूज करेंगे हम? इरेगुलर, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है ना। अदरवाइज हमें इन सब की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और वैल्यू जो याद करना है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे क्वेश्चंस की। 66 तक हो गया था बेटा हमारा, 66 से आगे आ जाओ, 67 से लेके 69 तक। 67 in the transitional element the incoming electron occupy n-1 subshell in preference to। कहाँ आता है बेटा? पहले n-1 d सबसेल में प्रेफरेंस करते हो। देखो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो,
तो ये था आपका, अब सारा अगर देखें तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s 4p 4d। आप देखो यहां जाते हो, ऐसे करते हो ना, पहले देखो किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो आप, 4s में, ये गलत कर दिया ना मैंने, 4s पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 4s, फिर किस में जाते हैं वापस, 4p में नहीं जाते, 4s के बाद हम किस में नहीं जाते, 4p में नहीं जाते, 4p की बजाय वापस चले जाते हैं किसके अंदर, 3d। तो देखो आंसर क्या देंगे, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n-1d सबसेल, मतलब n-1d सबसेल, इसमें आ रहा है, किसकी जगह पे आ रहा है इसमें, 4s तो भर के आ ही गए, 4s तो भर के आ ही गए हो आप, हाँ, तो क्या आंसर दोगे आप, 4p मतलब np। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा 72 तक। 68 68 the element which exhibit both vertical and horizontal similarities। वर्टिकल और ये भी जैसे किया था हमने, लेफ्ट टू राइट, देखो क्या है कि साइज अभी डिक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं, और ऊपर से नीचे भी ट्रांजिशन एलिमेंट वाला डी वाला भी जो बताया मैंने आपको, ज्यादा फर्क नहीं है साइज में, बराबर से ही आ रहे हैं। भाई ऐसे पढ़ा ना हमने कि 3D से इधर गए 3D में, तो इधर भी लगभग बराबर थे, थोड़े से स्लाइटली डिक्रीज इंक्रीज, ज्यादातर का बराबर। ऊपर से नीचे गए तो नीचे वालों में भी ज्यादातर बराबर, ऊपर से नीचे भी सिमिलर आ रहा है, इधर से इधर तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब ज्यादातर के साइज अप्रोक्सीमेट होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ये तो सिर्फ साइज के ऊपर है, मतलब आईपी वैल्यू वगैरह इन सबको नहीं देखेंगे इसमें। वो भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते उसमें भी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिमिलरिटीज आती हैं। जैसे बाकियों के कंपैरिजन करोगे ना, जैसे 4 ऑप्शन है उससे हिसाब लगाओ आप। जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं बेटा, एस एंड पी ब्लॉक। तो उसमें तो एक रेगुलर डिक्रीज इंक्रीज चलता है ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेगुलर डिक्रीज किसी में भी, चाहे साइज हो चाहे आईपी, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम भी होगा, बहुत कम एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मतलब लेंथेनाइड, उसमें भी एक रेगुलर डिक्रीज देखा ट्राई पॉजिटिव आयन में आपने। कंपेरेटिवली अगर, और इनर्ट गैस में भी देखो, हीलियम है, फिर नियोन है, फिर साइज में एक रेगुलर चेंजेस हैं। साइज एक किसी भी प्रॉपर्टी को आप वो बना लो अपना रेफरेंस, तो आप देखोगे बाकियों में फिर भी रेगुलरिटी मिलेगी, लेकिन सबसे कम रेगुलरिटी किस में मिलेगी, ट्रांजिशन एलिमेंट में। इन 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 72 तक किसी का और। सर इन सिमिलैरिटीज का मतलब हम केमिकल रिएक्टिविटी से भी देख सकते हैं क्या? ज्यादातर हम क्या है कि ये जो हम रखते हैं, तो इसमें हम अगर एक ही ग्रुप के होते हैं तो उनमें केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है। हाँ, बस और पीरियड का है, पीरियड में होता है तभी जो है केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होती हैं, फिजिकल भी चेंजेस होती हैं। फिजिकल तो होती हैं, ग्रुप में भी चेंज होती हैं, फिजिकल दोनों साइड चेंज होती है, तो फिजिकल लेके चला के लो जनरली आप। मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज का मतलब वही है जो हमने पढ़ी है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे साइज, आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उनकी बात कर रहा है इस चैप्टर में। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा 72 तक। सर 70 सर ये अर्थ एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स होते हैं। हाँ, रेयर अर्थ में एलिमेंट्स ओनली लेंथेनॉइड्स, सारे एफ ब्लॉक नहीं होते, सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं ओनली लेंथेनॉइड्स। ओके सर। नेक्स्ट बेटा 72 तक किसी का और। 71 yes. इसमें देखो 71 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट गिवन, द एलिमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिमेंट। सबसे बेस्ट तरीका देखो ये, आप ये देखा करो जो मैंने आपको रेकमेंड भी किया था कि एलिमेंट कौन सा है। देखो ये कौन से वाला, कितना एटॉमिक नंबर है इसका, 2, 2, 4 और 6, 10 और 1, 11। तो कौन सा हो गया बेटा, देखो सोडियम। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से। देखो ये कितना है, 2, 2, 4 और 5, 9 का फ्लोरीन। ये देखो 2 और 2, 4 और 6, 10 मतलब नियोन। ये देखो 2 और 2, 4 और 3, 7 मतलब नाइट्रोजन। अब देखो आपका आंसर कितना इजी हो गया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो, द एलिमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिमेंट। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज एल्कली मेटल, सोडियम एल्कली मेटल है, सही है सर, यस सर, सही हो गया। सेकंड इज ए ये क्या है, थर्ड है, सेकंड है, थर्ड है क्या,
थर्ड। Yes, sir. थर्ड इज ए Third. नोबल गैस। थर्ड क्या है देखो हमारे पास, नियोन। थर्ड इज ए नोबल गैस, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। सही है सर। सर नोबल मेटल लिखा है वहाँ। नोबल मेटल है तो गलत सर हो गया। मेटल लिखा है, गैस होना चाहिए। नहीं गैस नहीं, नोबल Yes, मेटल sir. अलग होती हैं। नोबल मेटल कौन सी होती हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नहीं वो दस ये रिएक्टिव होती है। देखो एक तो है कोइनेज मेटल, एक है सर कोई नहीं। कोइनेज, तो वो तो है ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और नोबल मेटल मतलब वो जो बहुत मतलब बिल्कुल ही रिएक्शन कम करती हैं, रेयरली, उसमें गोल्ड, प्लेटिनम ये आ जाएंगे, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये सर नोबल सिल्वर नहीं मेटल, आएगा? सिल्वर भी आ जाएगा, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, लेकिन कॉपर नहीं आएगा उसमें। तो इसमें देखो उसने नोबल मेटल बोल दिया, तो नोबल मेटल गलत हो गया ना, नोबल गैस होता तो सही होता। यस सर। हो जाएगा आगे। सर ऑप्शन सी भी तो गलत है। देखो ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट कौन है? Na, मेटल, F नॉन मेटल, तो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सर लेकिन आपने तो पढ़ा था कि एक्सेप्शन होता है, कोवेलेंट बनाते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि ये वैसे एक्सेप्शन होता है। वैसे जब भी मेटल और नॉन मेटल एक कैटेगरी होती है, और एक कैटेगरी में जो प्योरली हम बोलते हैं बॉन्ड में परसेंटेज कोवेलेंट या आयनिक वो देते हैं हम, तो वो चीज वो थी। जनरली तो हम जब भी मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो उसको हम आयनिक ही बोलेंगे, कोवेलेंट नहीं बोलेंगे बॉन्ड इसको, मतलब कंपाउंड। जब भी मेटल और नॉन मेटल होगा तो कंपाउंड की कैटेगरी आयनिक ही होगी। वो कंपैरेटिवली होता है। मैं इससे पूछूंगा कि भाई एक NaF है और एक NaCl है, आप बोलूंगा मैं आपसे कंपैरेटिवली बताओ कौन कोवेलेंट ज्यादा है या आयनिक ज्यादा है। ठीक है ना, ऐसे देखना है। ठीक है, चलो आगे। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 73 से लेके 75 तक। 73 से 75, 76 से 78 तक। सर 78। 76। 76। द लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, नॉट एप्लीकेबल। ये जो है ना, इसमें जो कॉम्बिनेशन थे उस टाइम पे, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं था। वो कॉम्बिनेशन था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला कॉम्बिनेशन था। हमने ना नोट्स में ये लिखा होगा, ध्यान देना थोड़ा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम उस टाइम पे वाला भी तो नहीं था। यस सर, सी वाला भी तो नहीं। सर सी वाला, हमने सी वाला ऑप्शन नहीं लिखा होगा हमने, लेकिन ये तो क्लियर कट है ना, ये तो पढ़ा था हमने, एक एक्स्ट्रा और दे दिया। तो लिथियम, सोडियम हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये तो लिख लिए थे हमने, और कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम भी था। एक हमने ये नहीं दिया था, ये लेकिन उस टाइम पे था, सिलिकॉन, सेलेनियम, टेलुरियम, ये नहीं था, रुबिडियम नहीं था। ये ऐसा जो एक आधी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आता जाए उसको ऐड करते जाया करो अपने नोट्स में। जैसे ये चीज है तो उसको ऐड कर दो, ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स। सेवेंटी 78 तक कोई और? सर 78। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर इनको बोलते हैं जहां पर हमें नोबल गैसेज मिलती हैं। मैजिक नंबर उनको बोलते हैं जहां नोबल गैसेज मिलती हैं। सर वो बाकी के दो जो ट्रैड्स कौन से थे? क्या चीज है सर बाकी आपने हमें 3 ट्रैड्स बताए थे ना, आप बता रहे 5, मतलब ट्रैड्स जो थे बाकी के कौन कौन से थे? यही हैं जो लिखे हुए हैं इसमें, इस क्वेश्चन में आ गए अब सारे। तो मतलब ये 4 नहीं है ही होते total। हैं। ये 4 ट्रेड थे उस टाइम पे। अच्छा तो 4। तो ये है ना, जैसे मतलब अभी एक चीज आप देख रहे होंगे कि देखो, मैं यही डिफरेंस अभी क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि आपके एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है कंपटीशन का, वो यही होगा। उसमें क्या होगा कि हर दिन हो सकता है कुछ और सीखते जाओ आप, इसीलिए तो डिस्कशन करते हैं अपने। कोई चीज रह गई तो यहाँ आ गई, फिर आगे और पेपर आएगा उसमें कोई एक्स्ट्रा बात आ गई तो सीखते जाओगे। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे करके होता है। जैसे आप बड़े एक दिन में नहीं हुए, आपको बड़े होने में टाइम लगा है, सालों लगे हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जो आपके कंपटीशन का डेवलपमेंट होगा, एक दिन नहीं, एक दिन आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और कंपटीशन दे के आ गए। इवन जब पूरा पढ़ के भी जाओगे आप, तब भी आपको लगेगा यार ये है, ये क्या चीज आ गई, ये क्या। उसमें फिर आपको सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन, मतलब IQ यूज करना होगा, भाई क्या पढ़ा हुआ है, उसमें से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दैट इज द कंपटीशन। हमेशा ऐसे रहेगा आपके साथ कंपटीशन में। और
स्कूलिंग में ऐसा नहीं हुआ। स्कूलिंग में एक चैप्टर मैंने एक क्वेश्चन आपको रटने के लिए दे दिया, वही लिखना है वहां पे, वापस जाके आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स आ गए 10 to 10। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो होता है ना कि जरूरी नहीं है कि जो कंपटीशन में जिसके मतलब जो बोर्ड में 100% मार्क्स हैं, कंपटीशन में कई बार माइनस में चले जाते हैं। तो ये चीज आपकी डे टू डे, डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी, नॉलेज आपका इंक्रीज होता जाएगा, इसी को नॉलेज बोलते हैं बेटा। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने 3 पहले पढ़े थे, एक दूसरा आगे ऐड कर लिया, अब आपने ये चीज आ गई अब आपकी। क्लियर? ये जो पिछले नोट्स होते हैं उसमें ऐड करते जाया करो आप। नोट्स तो बना रहे हो ना बच्चों भाई, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ देना है, स्क्रीनशॉट को उसको फिर बनाया करो, कॉपी किया करो। तो उससे क्या है कि आपको फाइनल टाइम में बहुत फायदा मिलेगा। फाइनल जब एग्जाम होगा आपका, जो आपका मतलब जो ड्रीम है आपका कि वहां पहुंचना है आपने उस एग्जाम के लिए, तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे 2 सालों में। सर सर 78 मैजिक नंबर। मैजिक नंबर मतलब नोबल गैसेस वाला जो एटॉमिक नंबर है उसको मैजिक नंबर बोलते हैं। सर लेकिन 18 तो नोबल गैस हो, मतलब 8 तो नोबल गैस होता ही नहीं, 8 एटॉमिक नंबर वाला, वो भी है मैजिक नंबर। हाँ मैजिक नंबर है ये। 8 तो ऑक्सीजन है ना। हाँ 8 ऑक्सीजन है। तो ये जो है इनको ऐसे जहां के बाद, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में एक चीज आई थी, जहां से बाद कुछ मतलब ऐसा लगा कि एकदम प्रॉपर्टी में बड़े चेंज आने लगे, बड़ा चेंज आ गया, तो उसको उन्होंने मैजिक नंबर दिया था। अब इसमें देखो आपका सपोज ये क्वेश्चन आ गया, आपने नहीं पढ़ा हुआ कभी, ऐसा बहुत बार होगा, एग्जाम देने जाओगे आपसे पूछ लेगा भाई शिप एलिमेंट बताओ कौन सा है, शिप एलिमेंट। तो ऐसे कोई भी मतलब आपने सोची नहीं होगी वो चीज आ जाए। तो अब देखो इसको मैजिक नंबर आर, पहला पॉइंट देखो, मैजिक नंबर आर पहला ऑप्शन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो आपने खूब पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना, तो 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करो आप। फिर देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर हैं। मैजिक नंबर का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होंगे, जो किसी का एटॉमिक नंबर हो सकता है, 32, 50 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, तो वो मैजिक नंबर होंगे आपके, 2, 8, 18, 32, 50। तो ये मैजिक नंबर। सर मैजिक नंबर क्यों कहते हैं उसे? बस साइंटिस्टों ने बोल दिया कि यहाँ के बाद जो है प्रॉपर्टी एकदम सी चेंज मिली थी उस टाइम पे। जैसे देखो हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन, फिर हीलियम लिया आपने, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट आ गई हाइड्रोजन से हीलियम। ऐसे ही आगे चलते गए कुछ चेंजेस मिलते गए, लेकिन जहां बिग चेंजेस मिला उसको मैजिक नंबर बोल दिया उसने। बिग चेंजेस आते हैं इसलिए बोल देते हैं हम। ज्यादातर हमारा जो होता है ये पीरियड के हिसाब से होता है कि कितना कितना हम चेंजेस करते हैं ना। देखो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड कितने का था आपका, फर्स्ट पीरियड कितने का था, 2 एलिमेंट का था ना फर्स्ट पीरियड। यस सर। 2 एलिमेंट। हाँ, इसके बाद फिर बड़े चेंजेस आ गए प्रॉपर्टी में। तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट थे, फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने आए, 8। देखो 8 ले लिया, फिर नियोन तक आ गए, इस नोबल गैसेस तक आ गए, लिथियम तक। फिर देखो आपके कितने आ गए फिर चेंजेस, फिर 8 थे। यस। फिर अगली बार कितने में चेंजेस आया था प्रॉपर्टी में, अगली में फिर ये सोडियम से लेकर के हीलियम, नियोन, आर्गन, फिर यहां से ले लो देखो, फिर ये कहां तक आ गया, पोटेशियम से लेके अब की बार देखो 32 का 18 का चेंज था, फिर पोटेशियम से लेके आप आगे चले गए क्रिप्टोन तक, फिर 18 का चेंजेस आए थे, फिर 32 का चेंजेस आए थे। अगला चेंजेस मैंने बताया था आपको, देखो कितने पे आएगा एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट पीरियड में कितने एटॉमिक एलिमेंट्स आएंगे, 50। तो वो मैजिक नंबर 50 होगा, 32 के बाद 50 के बाद चेंजेस आएंगी प्रॉपर्टी, इसीलिए। तो आप ये जनरली इसको कैसे याद रख सकते हो कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, वो वाला नंबर। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50। तो इसको 2 बार नहीं लिखा उसने, 2 का, 8 का, 18 का, जितने एटॉमिक नंबर का चेंज आया, 32 का, नेक्स्ट अगर एक 50 दिया होता तो वो भी आ जाता। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलते जाओ बेटा, 83 तक किसी का और। सर 83 among LiCl, BeCl2, BeCl3 the covalent bond character, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो बेटा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा उसमें कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, जिसमें कम होगा उसमें कोवलेंट होगा। सर 81 81 क्या कहता है,
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ऐसे तो बेटा 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। हाँ सर ये वाला पता नहीं मैंने सही तो करा था, कैसे आगे गलती। अच्छा देखते हैं दोबारा कैसे किया, देखो क्या मिस्टेक रहा। मैंने क्या बताया था कैसे लिखोगे, पहले तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का जर्नल ऑर्डर लिखो। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन में जर्नल ऑर्डर ये होता है कि मैग्नीशियम यहां आता है क्योंकि इसका फुल फील्ड होता है सर। तो क्या आएगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका आईपी आएगा, फर्स्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं। हाँ मैग्नीशियम से ज्यादा वो एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम फिर सिलिकॉन होगा, ठीक है बेटा। अब क्या है, सेकंड देखना था हमें इन तीनों का, तो पहले यहाँ सोल्व करो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो मैग्नीशियम एक नीचे क्या ले लेंगे, तो ये 1 सेकंड देखना है, सेकंड से एक देख लिया करो, हमने ट्रिक बताया था क्योंकि आईक्यू की प्रॉब्लम है ये। तो मैग्नीशियम को क्या ले सकते हो, सोडियम, एल्यूमिनियम को क्या ले सकते हो, मैग्नीशियम, और सिलिकॉन को क्या ले सकते हो, एल्यूमिनियम। इन तीनों का ऑर्डर निकालो तो इसमें क्या आएगा फिर, NaAl मैग्नीशियम। अब आप देख लो Na किसको लिया आपने, मैग्नीशियम को, Na मैग्नीशियम को। यस सर। Al किसको लिया देखो, सिलिकॉन को। सिलिकॉन को। और Mg किसको लिया आपने, एल्यूमिनियम को। ये ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा आईक्यू का थोड़ी सर प्रैक्टिस मैंने करो भी ऐसे ही करा था, पता नहीं हाँ, कैसे तो गलत हो गया। गलत कैसे होगा, देखो बेटा आंसर देखो, क्या ये नहीं आ रहा, क्या ये नहीं होगा तो फिर ये हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा। देखो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। नहीं गलत आ रहा है, बाय मिस्टेक मैंने गलत ऑप्शन कर दिया होगा, मेरे दिमाग में हाँ यही था। हाँ ये भी हो सकता है बेटा। वो क्या है कि कई बार इसको बोलते हैं मैनुअल एरर, कि हम सोच कुछ रहे होते हैं और टिक कुछ हो जाता है। 84 तक बेटा किसी का और। सर जब हम किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं तो उसके पास 2 एलिमेंट्स देखते हैं ना, ये तो हम देखते हैं हाँ, कि उस एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। नंबर काउंट नहीं करते बेटा, सिर्फ एलिमेंट्स देखते हैं कौन सा एक फिक्स हो जाता है, दूसरे से हम डिफरेंस चेक कर देते हैं। ओके सर। और सर उस कंपाउंड में बस 2 ही एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंस तो हम तभी निकाल पाएंगे 2 से ज्यादा हुए तो। जनरली आपके सिलेबस में एक बॉन्ड 2 एटम के बीच आएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। ओके सर। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, और रिलेटिव प्रॉपर्टी तो 2 के बीच में ही दिखा सकते हो ना, रिलेटिव किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या किसकी ज्यादा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 87 तक किसी का और। सर 86 कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर देखना है, ऑक्साइड से आपके पास या तो पर एटम ऑक्सीजन देख लो किसके पास ज्यादा है, और इसका पर एटम ऑक्सीजन से होगा नहीं क्योंकि एटम जो है आपके पहले वाले एटम भी अलग अलग हैं सारे। तो ऐसे केसेस में चार्ज देखो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं जिसकी ऐसे केसेस में चार्ज देखो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। ये सोडियम का चार्ज कितना होगा, +1। Cl2 का चार्ज कितना आएगा इसमें, +7। आर्सेनिक का चार्ज क्या, As2O3 +6 +3। N2O का चार्ज कितना आ गया, -1। कैसे देखो, जैसे Na2O, हमें Na का चार्ज निकालना है, ऑक्सीजन का -2 होता है। सपोज एक Na का X है तो 2 का 2x, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है ऑक्साइड -2 = 0, तो 2x = 2 प्लस का, तो x + +1। या तो चार्ज निकाल लो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी कर सकते हो आप, अगर आपको आइडिया लग रहा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक प्रॉब्लम आएगा कि Na N2 और क्लोरीन बिल्कुल पास पास है और इसका नंबर ज्यादा है, तो चार्ज निकालो आप। तो ये पॉइंट याद करो आप, चार्ज ज्यादा, जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। चार्ज किसका, मेटल का, जो सेंट्रल एटम है, चार्ज ऑफ अदर देन ऑक्सीजन, अदर देन ऑक्सीजन। देखो Cl2O7 था, Cl2O7। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो। ट्रेंड से कर सकते हैं ना, ट्रेंड से। है सर आवाज आ रही है, हाँ अब आ रही है। सर इसे जनरल ट्रेंड से कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसे भी कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो। हाँ उससे भी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें अलग अलग है, ध्यान रखना। पहले सोडियम है
ये हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो आप। सोडियम सेकंड पीरियड में सोडियम से लेके नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हो, फिर सेकंड Yes, पीरियड में कहाँ जा रहे हो, इधर आपका कहीं आर्सेनिक आएगा, इधर कहीं आपका क्लोरीन आएगा। तो इधर से इधर जाते हो तो क्या होता है, इंक्रीज, फिर यहाँ थोड़ा फंस सकता है, तो यहाँ आपको पता है डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसका जो मेन चीज है वो देखने का तरीका वो ये है, आगे चल के आपको जो फाइनल याद करना है वो ये करना है, चार्ज जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे देखो Cl2O7, एक क्लोरीन का सपोज x, तो 2 का हो जाएगा 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 7 का 14 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 14 प्लस का, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +7। तो देखो +7 वाला इनमें सबसे ज्यादा होगा। ऐसे AS2O3 निकालो, AS2O3, एक आर्सेनिक का x तो 2 का 2x, एक ऑक्सीजन का 2 तो 3 2 6, कोई ऊपर चार्ज नहीं है 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x का कितना आ गया 6, x का आ गया 3, तो ये देखो 3। और N2O में देखो 2x और -2 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें इसका भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, लेकिन ये क्या है आपका नॉन मेटल है नाइट्रोजन, इधर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये मेटल है, तो मेटल वाले बेसिक होते हैं, नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं। तो बाकियों में इन तीनों में ये लग जाएगा, चार्ज वालों में +1 आ रहा है। सर फिर ऐसे तो आर्सेनिक का जो वो है कैरेक्टर वो मतलब जो नाइट्रोजन वाला ऑक्साइड है उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम है, लेकिन आंसर में तो नाइट्रोजन वाला ज्यादा दिखा रहा है ना, ये रहा नाइट्रोजन का आर्सेनिक से। ये सर वैसे कम होना चाहिए ना फिर नाइट्रोजन का आर्सेनिक से। हाँ, लेकिन वो फिर उसमें आ जाएगा, नाइट्रोजन और आर्सेनिक सेम ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन है और आर्सिक है, आर्सेनिक है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो उसने अलग अलग डाल दिए ना, अगर एक ही लाइन होती फिर प्रॉब्लम नहीं आती आपको, एक लाइन होती, एक ही लाइन में इधर से इधर जाते हो तो क्या होगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और इधर से इधर आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो ये देखो यहां पर आपका सोडियम रखा हुआ है, यहां आपका नाइट्रोजन रखा हुआ है, यहाँ आपका आर्सेनिक रखा हुआ है, यहाँ क्लोरीन रखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन दिख रहा है आपको, देखो जनरल ट्रेंड लगाओ, ये तो फिर सीख ही जाओगे बाद में, ये चीज जब पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो बाद में आ ही जाएंगी। अब इसमें बिल्कुल जनरल ट्रेंड से सोल्व करो, तो सबसे इधर कौन सा हुआ, देखो क्लोरीन हुआ ना, क्लोरीन, लेकिन नीचे भी तो है उससे नाइट्रोजन से, लेकिन क्लोरीन नाइट्रोजन से नीचे, लेकिन यहाँ नहीं है ना, है तो इससे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो ज्यादा आ गया और चार्ज भी बहुत ज्यादा आएगा, फिर ये सारे फैक्टर आएंगे आगे चल के। तो आपको बिल्कुल इधर एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, बिल्कुल इसके जस्ट इधर वाला है। क्लोरीन होता तो बेस्ट है, लेकिन क्लोरीन है तो भी ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा। अब इसमें एक एसिड बेस थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, वो डिटेल आ जाएगी। अभी आप ये जर्नल सा ट्रेंड याद रखो, जितना इधर जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। बट किसके लिए, इसीलिए तो मैंने अभी आपको सिर्फ हिंट सिखाए थे, मैंने अभी आपको पूरा केमिस्ट्री तो जब पढ़ लोगे तब लगा पाओगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, ये अभी तो आप पढ़ ही रहे हो, बेस स्टार्ट हुआ अभी आपका। तो ये जो था किसके लिए था, मैंने ट्रिक सिखाया था, इधर से इधर जाओगे इंक्रीज और इधर से इधर डिक्रीज। हाइड्रोक्साइड्स, यस वेरी गुड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। और एक ऐसा भी बताया था, चाहे इधर से इधर जाओ चाहे ऊपर से नीचे जाओ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, हाइड्राइड। तो ये देखो आप, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, तो ये ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में ये ट्रेंड लगा लो आप। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा हो गया, फिर नाइट्रोजन और आर्सेनिक में नाइट्रोजन ज्यादा होगा, आर्सेनिक कम, और ये तो बहुत ज्यादा मेटेलिक है, तो मेटेलिक वाला तो वैसे ही बेसिक होगा। सर ये नाइट्रोजन और आर्सेनिक वाले में ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से गलत क्यों आ रहा है ऑर्डर? क्योंकि अलग अलग पीरियड के आगे ना, अगर सेम पीरियड के होंगे तभी वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सोल्व करेगा, ऊपर नीचे हो गए ना। ओके सर, ठीक है, आ जाएगा ये अभी जो है, अभी एक एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे इस पर, जैसे एल्कली मेटल पर सोडियम पे पूरा चैप्टर आएगा, पी ब्लॉक का पूरा चैप्टर आएगा, तो फिर ये क्रिस क्रश हो जाएंगे, फिर आपको आगे और मतलब जो कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। अभी आप जनरल ट्रेंड याद कर लो इसका। नेक्स्ट चलो बेटा 90 तक, अप टू 90 तक कोई और, चलें आगे। यस सर। सर डीपीपी आज नहीं करेंगे बेटा, फिर अगली क्लास में।
तो लास्ट क्लास में मैंने केमिकल बॉन्डिंग आपसे लिया था, स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, बट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर, लीस्ट डॉट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने किया था। अब उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, कई सारे एक्सप्लेनेशन आ रहे थे, इसलिए साइंटिस्टों ने फिर एक और थ्योरी दी। तो नेक्स्ट फिर हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड according to वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब VBT। फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, किसी का भी कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT के अकॉर्डिंग कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाला जो ऑर्बिटल होता है, जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल पर, मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ऐसे लिखेंगे, ए कोवलेंट बॉन्ड, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग partial overlapping of half filled atomic orbitals of two atom। ऐसे लिख दो, ए कोवलेंट बॉन्ड is formed by partial overlapping of half filled atomic orbital of, यहां एक चीज और दे दो, of valence shell of two atoms। कहता है कोई भी दो एटम बॉन्ड जो बनाते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो कैसे बनता है, जैसे एग्जांपल देखो, कहता है उसका वैलेंस सेल लो, और वैलेंस सेल में आप देखो कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल उसके पास कितना है। जैसे एग्जांपल है अपने पास, सपोज वी हैव वन इज द हाइड्रोजन एटम, वन इज द फ्लोरीन एटम, एंड इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है HF, ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। सपोज VBT के अकॉर्डिंग ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, कहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बेटा आएगा 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 9 होता है, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p4। अब इसका ये तो खुद ही अकेला ही है, ये सारा का सारा वैलेंस सेल है, इसका ये वैलेंस सेल 2p5 आएगा ना, कितना आ रहा है, 8 हो रहा है, 2p5 हाँ 9 होता है, 5 होगा बिल्कुल। नाउ अब सपोज हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, तो इसका तो 1s ऑर्बिटल है, तो s स्फेरिकल होता है, आपने पढ़ा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में देखो आप, इसके ये वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल में 2s तो कंप्लीटली फील्ड आ रहा है, और जो 2p है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हाफ फील्ड। तो ये जो इसका, ये तो s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, s हाफ फील्ड, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये वाला देखो आप p 2p हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका 1s हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका 2p लास्ट वाला, ये दोनों आएंगे।
ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। ये 1s ऑर्बिटल, p जो होता है वो डंबल शेप होता है, वो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तो हम आप इसको ऐसे दिखा देते हैं, मिक्सिंग करके यहां दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगी। तो ये जो जगह है, ये कहता है ये जो मिक्सिंग हुई है इसको बोलोगे ओवरलैपिंग जो हुई है। इसका s ऑर्बिटल यूज हुआ, इसका p, तो ये है 1s 2p ओवरलैपिंग। और ये आपका जो यहां मिक्सिंग होने से ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ये पेयर्ड का मतलब है बॉन्ड बन गया। तो ये अकेला H था, ये फ्लोरीन था, तो ये आपका बन गया H और F के बीच एक बॉन्ड, और ये बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसका मतलब हो गया, एक्चुअली समझ रहे हो, कोवलेंट बॉन्ड लास्ट क्लास में बताया था। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब नथिंग, टू इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है क्या, तो अब देखो ऊपर वाला डेफिनेशन अब आपका क्लियर हो गया। A covalent bond is formed by overlapping of half filled atomic orbital of valence shell of 2 atom। इसके वैलेंस सेल का 1s ऑर्बिटल, इसके वैलेंस सेल का 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई, जो एक बॉन्ड बना उसको हम एक कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग। ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सपोज अब ये HF हो गया, तो आपको हमेशा बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियरली दिखाने चाहिए, कि जिससे क्या कि कंपटीशन में आपको काफी हेल्प मिले। ये HF बनाया, तो HF में देखो इसके हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे, यहां पर देखो कितना है बेटा हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 यहां चला गया बॉन्डिंग में। अब देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्लोरीन के, देखो जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 7। ये सेकंड शेल, ये भी 2s भी सेकंड शेल है, 2p भी सेकंड शेल है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 और 2 7। तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास, देखो 1 2 3 4 5 6। वो यहां हम दिखा सकते हैं, वो यहां दिखा सकते हो, वैलेंस दिखाने, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने। अंदर वाले भी 1s इलेक्ट्रॉन थे, वो हमको नहीं दिखाने, सिर्फ हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने। तो इट मींस आपसे पूछा जाए कि HF के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो क्या आंसर देंगे बेटा, कोवेलेंट। HF मोलिक्यूल कंटेन 1 कोवेलेंट बॉन्ड, और वो किस ओवरलैपिंग से बना है, क्या आंसर दोगे, यस, फॉर्म्ड बाय overlapping of 1s 2p। सपोज सिंपल से सिंपल एग्जांपल लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सपोज मुझे बनाना है बेटा फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, F और F मिलके F2 मॉलिक्यूल बनाना है। मुझे देखना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और क्या ओवरलैपिंग आएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगेन लिखोगे आप, अभी किया आपने, इसीलिए मैंने वही दोबारा एग्जांपल लगाया कि टाइम ना लगे। तो इसका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p5, ये भी 1s2 2s2 2p5। इसका भी बैलेंस सेल, ये इसका भी वैलेंस सेल सेकंड फ्लोरीन, फ्लोरीन का, तो वैलेंस सेल सेकंड है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वही सीन है बेटा। अब क्या करेंगे, दोनों के कौन से वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बेटा, वीबीटी के अकॉर्डिंग 2p दोनों के हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। तो कौन सा ओवरलैपिंग करेंगे, देखो ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग करने वाला एक तो ये ऑर्बिटल होगा और एक ये होगा, हाफ फील्ड तो यही है ना। तो इस फ्लोरीन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके साथ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, एक F ऑर्बिटल दूसरा F, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैप करके ये आपका बॉन्ड बना देंगे। दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी तो आप बना लोगे
कुछ शेयर कर लेना पार्ट दोनों के साथ, ये कर दो, यहां बॉन्ड दिखा दो। तो इसका मतलब ये हो गया एफ और एफ के बीच एक बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना, कौन सी ओवरलैपिंग से बना? इस ओवरलैपिंग को नाम क्या दोगे? पी पी, इसका भी 2p ऑर्बिटल, इसका भी 2p। तो इसमें देखो आप बोलोगे इसको, इसकी ओवरलैपिंग बोलोगे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कौन सी ओवरलैपिंग? 2p ओवरलैपिंग। अच्छा, इसमें ये पूछेगा हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन F2 मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन आ जाए। हाउ मेनी लोन पेयर आर 6 प्रेजेंट इन F2 मॉलिक्यूल। तो सिर्फ वैलेंस देना है बेटा आपको, F और F। ये देखो ये और ये बॉन्ड तो चला गया, इसके पास कितने बाकी हैं? अभी किया था थोड़ी देर पहले, वो बुक्स में छपा हुआ नहीं होता, वो हमें सोचना होता है। 6 आ गया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ये वाले वैलेंस वाले देने हैं, सिर्फ 6 आ गया। एक जरा ट्राई करो, O से O2 मॉलिक्यूल बनाओ, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से O2 मॉलिक्यूल बनाओ। ट्राई करो जरा, बनाओ। देखो वेरी सिंपल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखो, क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p4। यस सर। वैलेंस सेल सेलेक्ट करो बेटा, क्या होगा वैलेंस सेल? सेकंड वाला। इसके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो 2s में 2, 2p में 4, 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। अब अगेन ये वाला भी तो सिमिलर होगा बेटा, इसका भी तो 1s2 2s2 2p4। तो अगेन ये भी क्या आएगा? सिर्फ वैलेंस शेल उठाओगे आप, तो इसका भी देखो 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 2 3 4। अब इसका हाफ फील्ड इसके हाफ फील्ड से ओवरलैपिंग करेगा, तो क्या क्या ओवरलैपिंग हो सकती है? देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ। इसका मतलब दो p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इसका p इसके p के साथ, इसका p इसके p के साथ। तो इसका मतलब कितने बॉन्ड बन गए बेटा? एक तो बात क्लियर होगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 2 बॉन्ड बन गए। अब 1 और 1 2 बॉन्ड बन गए, तो 1 एंड 1 2 बॉन्ड बन गए। इसमें देखो आप जब भी 1 एंड 1 2 बॉन्ड बनाओगे आप, तो उसमें देखो इसकी ओवरलैपिंग, सपोज पहला एक्सिस जेड लेके चला करो आप। पहला आप बोलोगे एक pz है, तो दूसरा pxx ले लो, yy ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की ओवरलैपिंग क्या होगी? p वाली होगी। pp ओवरलैपिंग इसकी, pp ओवरलैपिंग इसकी। अब लोन पेयर कितने रह गए? देखो पर ऑक्सीजन, इधर पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर देखो बेटा कितना है, बाकी इलेक्ट्रॉन विदाउट बॉन्डिंग वाला 2 पेयर। 2 पेयर बेटा, 2 1 2 3 4। तो आप यहाँ 2 पेयर यहां दिखा दो। वीबीटी के अकॉर्डिंग यहां पर जो है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो क्या लिखोगे आप? अकॉर्डिंग टू वीबीटी कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 2 कोवलेंट बॉन्ड between 2 oxygen atom and no lone pair नहीं, नो लोन पेयर नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? तो ऑक्सीजन में अकॉर्डिंग टू वीबीटी, पे अटेंशन,
very important. In O2 molecule, according to VBT, 2 covalent bond between 2 oxygen atom and no unpaired electron. 4 lone pair 4% है, लेकिन अनपेयर्ड अकेला इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो स्पीसीज क्या होती है बेटा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक. तो अकॉर्डिंग टू VBT नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होना चाहिए? स्पीसीज शुड बी डायमैग्नेटिक. लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, या आगे चल के एक थ्योरी और पढ़ेंगे, डायएटॉमिक. तो ऑक्सीजन एक्चुअली डायएटॉमिक है. VBT के आपका क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन की थीम को समझना. अकॉर्डिंग टू VBT ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? डायएटॉमिक. अकॉर्डिंग टू VBT डायएटॉमिक नहीं, डायमैग्नेटिक. गलत हो गया ना. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीसीज होती है ना, डायमैग्नेटिक स्पीसीज. तो अकॉर्डिंग टू VBT ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक. अब स्पेशली ध्यान देना इस बात पे. नोट, प्रैक्टिकली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, practically oxygen is paramagnetic and contain 2 unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में फर्क है बेटा. प्रैक्टिकली आगे चल के पढ़ाऊंगा, जब ये थ्योरी कंप्लीट करेंगे ना, फिर दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे लास्ट में, तो तब ये सिखाऊंगा मैं आपको. अब ध्यान रखना वहां पर ये बात. प्रैक्टिकली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. It can be explained by advance. एक और थ्योरी पढ़ेंगे VBT के बाद, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इसको बोलेंगे MOT. तो आपसे बट क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा. अकॉर्डिंग टू, मैं VBT बोलूं, अकॉर्डिंग टू VBT ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हैं? अकॉर्डिंग टू VBT ऑक्सीजन के बीच कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं? 2 कोवलेंट बॉन्ड. और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? 4 अकॉर्डिंग टू VBT. तो ये स्पीसीज कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू VBT? डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट प्रैक्टिकली ये बात गलत है. आगे चल के इसी रीजन से हमें एक न्यू थ्योरी और बनानी पड़ी थी जिससे ये बात एक्सप्लेन की थी. तो प्रैक्टिकली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक. तो आगे हम एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक की लेके चलेंगे और ये चीज प्रूव भी करेंगे आगे चल के, याद रखना. अच्छा, एनीवे, अब मान लो 2 p ऑर्बिटल हैं बेटा. तो 2 p ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड कैसे बना रहे हैं उसका 3D वर्जन देखते हैं हम. देखो 2 p ऑर्बिटल हैं. तो 2 p ऑर्बिटल, जैसे एक ऑक्सीजन के पास ये 3 p ऑर्बिटल है. सपोज मैं इसका विजन तैयार करता हूं, हमारे पास p ऑर्बिटल 3 होते हैं. कोई भी ऑर्बिटल 3 होते हैं. तो px होता है, pz होता है या py होता है. 3 होते हैं ना. ये तीनों ऑर्बिटल बेटा परपेंडिकुलर होते हैं नेचर के अंदर. परपेंडिकुलर को हम कैसे दिखा सकते हैं? जैसे एक ऑक्सीजन के ऊपर p ऑर्बिटल दिखाना है मुझे, तो एक ऑर्बिटल मैंने दिखाया. सपोज हमेशा जो ऐसे लेते हो बॉन्डिंग एक्सिस पर, उसको pz लिया करो. सपोज ये आ गया pz. एक बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा, ध्यान देना. अब 3D है, ये ऐसे आ गया. तो ये सपोज ले लिया मैंने pz, ये कुछ भी ले लो. सपोज ले लिया आपने px. एक अब इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब यहां पर मैं पेन रख देता हूं. अब पेन मेरी तरफ आ रहा है और एक हिस्सा इसके अपोजिट जा रहा है. ऐसे एक ऑर्बिटल रहेगा. वो आपको बोर्ड में या कॉपी में नहीं दिखाई देगा, बट उसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो तीसरा p ऑर्बिटल होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो सपोज हम उसको ऐसे बना लेते हैं, तीसरा. लेकिन बेटे ये है नहीं ऐसा. ये एक्चुअल में कहां है? ये वाला, ये बॉन्ड जो मैंने ब्लू कलर का बनाया, ये कहां दिखाई देगा आपको? ये तो ऐसे ही जैसा दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर. समझ रहे हो? जैसे पेन रख लो आप इसके ऊपर, जैसे पेन आपकी तरफ उठा हुआ होगा ना, वैसे ही होगा ये आपसे, क्योंकि ये 90 डिग्री पर होगा इन दोनों के. और आधा हिस्सा आपकी तरफ उठा होगा, आधा आपसे बैक जा रहा होगा. तो ये जो होगा सपोज py है. इसी टाइप से ये एक ऑक्सीजन हो गया. अब दूसरा ऑक्सीजन है, इसका p ऑर्बिटल भी आएगा. सेकंड में आ जाओ बेटा, सेकंड p ऑर्बिटल. ये p, ये सपोज p वापस pz,
फिर सेकंड वाले का px, ये बेटा आपका हो गया px, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक हो गया py। इसको हमने ऐसे दे दिया py। अब क्या है कि आपके पास जो दो के पास, अब तीन में तीन p ऑर्बिटल है, px py z, एक के पास फुल लोन पेयर प्रेजेंट है और दो के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। किसी एक तो z ले लो, कोई सा भी सिलेक्ट कर लो z वाला। सपोज एक z के पास, एक z के पास इलेक्ट्रॉन है, एक z के पास इसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक py के पास इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर इसको दिखाते हैं अपने, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इसके पास एक इसके पास, दो इसके पास, एक px वाले के पास और इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो ओवरलैपिंग कैसे होगी। ये जो ओवरलैपिंग होगी रेड वाली, ये रेड वाली ओवरलैपिंग कर रहे हैं हम, ये रेड वाली ओवरलैपिंग, तो इसने एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, px ने px के साथ एक कोवलेंट। जो ये इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड तो हो रहा है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड देखो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका हेड इसके साथ हेड से मिल रहा है। तो ये जो हेड टू हेड वाली ओवरलैपिंग है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इस कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे हम सिग्मा बॉन्ड। है तो कोवलेंट लेकिन सिग्मा नाम देंगे। तो ये जो ये वाली हेड टू हेड ओवरलैपिंग, head to head overlapping gives a covalent bond which is called sigma। ऐसे पढ़ेंगे सिग्मा। सर ये इलेक्ट्रॉन तो सेम स्पिन के है, वो बाद में बनने के बाद उल्टे कर देंगे हम, अभी तो मैं दिखा रहा हूं कि या इसका इसके साथ अट्रैक्शन होगा। ओके सर। Head to head overlapping gives a covalent bond which is called sigma covalent bond, which is called covalent तो है, लेकिन कौन से वाला कोवलेंट है बेटा, ये जो z z ओवरलैपिंग से हुआ है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग मतलब कौन सी ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, एक का pz दूसरे के pz के साथ जा रहा है, जो pz ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। जब p हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन उस कोवलेंट बॉन्ड का नाम क्या बोलोगे बेटा आप, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा देखो, अब दूसरे वाली ओवरलैपिंग जो ब्लैक वाला है, देखो अब ये क्या है, ये आमने सामने नहीं है, तो साइड टू साइड है। तो ये साइड में ये क्या करेगा, ये इसके साथ और इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये वाली ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग दूसरे वाली देख रहे हो, जो ब्लैक वाली मैंने की है ऊपर नीचे इधर भी, इसको बोलेंगे साइड टू साइड ओवरलैपिंग। साइड टू साइड, साइड टू साइड कौन कौन से वाली है बेटा, देखो किस किस के बीच हुई है साइड टू साइड ओवरलैपिंग, px और सपोज px और px, साइड टू साइड ओवरलैपिंग सपोज px टू px gives another covalent bond, वो भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, gives another covalent bond which is known as, which is called pi, पाई कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के हो गए बेटा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और पाई कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरे वाला बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि ये भी फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है। तो देन आप वापस किस स्ट्रक्चर पर चले जाओगे, तो देन मैं वापस लिख सकता हूं ना, इसका मतलब ओ और ओ के बीच, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, ओ और ओ के बीच कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, बोलो 2। और ये 2 बना दिए, चलो दोनों कोवलेंट बॉन्ड है। इन दोनों कोवलेंट बॉन्ड में कौन कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा, दोनों को सेपरेट कैसे करोगे, एक को क्या बोलोगे, एक को सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। हमेशा पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जितने बनेंगे वो पाई ही होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होगा हमेशा वीकर होगा सिग्मा से, बिकॉज सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैप है, तो बेस्ट ओवरलैपिंग से बनता है, और ये पार्शियल से बनता है, साइड से, तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। तो आप नीचे, ये क्लियर है बेटा, ये नीचे कर दूं मैं, आगे पीछे कर दूं ये कि कैसे बना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच पहले हमने सीखा कितने कोवलेंट बॉन्ड बने, अब ये सीख रहे हैं जितने बॉन्ड हैं उसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। अब सिग्मा कौन से वाला बोलोगे और पाई कौन से वाला बोलोगे बेटा, सिग्मा किस किस की ओवरलैपिंग से बना होगा,
पीजेड हेड टू हेड। हेड टू हेड। और पाई किससे बना होगा? साइड टू साइड, साइड टू साइड। तो इसका मतलब ये है, इस पॉइंट को भी यहीं छोड़ के फिर 5 मिनट बाद दोबारा उठाते हैं अपने। अगर मैं हाँ बोलो बेटा। सर पहला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। हाँ पहला, क्योंकि पहली जो मान लो ये दो मॉलिक्यूल के एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपस में कंबाइन होने की प्रॉपर्टी किसकी होगी? कौन इफेक्टिव ओवरलैप करेगा? ये जो हेड टू हेड होगा, जो सिग्मा बनाएगा, इसलिए पहला सिग्मा बनता है। उसके बाद जो होते हैं जितने बनेंगे वो पाई होंगे। अब मान लो ये तीसरा भी बनाता तो कौन सी ओवरलैपिंग दिखाता है? ये वाला, ये भी होगा तो पाई ही बनाता ना ये वाला भी। यस सर। जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब देखो आप लोग सोल्व करो। अब इसको सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, एन के साथ अटैच करना है आपको। सर इनमें वीकर कौन सा होता है दोनों में? अभी बताऊंगा, दोबारा आऊंगा। उससे पहले मैं एक प्रैक्टिस करवा दूंगा आपके साथ कि ये चीज क्लियर हुई या नहीं। एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मिलके N2 मॉलिक्यूल बना रहा है बेटा। आप ये चेक करके बताओ, बना के दिखाओ कि भाई कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और कौन कौन से वाले हैं वो N2 मॉलिक्यूल। तीन कोवलेंट बनेंगे, पहला सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। वेरी गुड बेटा। N मिलके N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अब आप देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना आएगा बेटा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो 1s2, 2s2 और 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस देखना बेटा, सिर्फ वैलेंस 3। नो 5। ये मिस्टेक होता है ज्यादातर बच्चों से। ये सेकंड सेल पूरा लेना है बेटा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 5 हो जाएंगे, है ना? इज इट क्लियर? नाउ जब 5 है तो 5 को ओपन करूंगा तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, बट तीनों ही अनपेयर्ड हैं। इधर भी निकालोगे तो 1s2 ज्यादा बन गया, 1s2 2s2। देखो अब क्या क्या होगा। इसका 1 अनपेयर्ड इसके 1 अनपेयर्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा। सपोज पहला बॉन्ड इसी से बन गया, किसी से बना सकते हो, तो पहला सिग्मा हो गया। दूसरा देखो, दूसरा सपोज इसके वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो दूसरा जो हो गया, दूसरे को सिग्मा तो नहीं लिख सकते ना बेटा, तो क्या लिखेंगे दूसरे वाला? पाई। तीसरा भी रह गया हमारे पास। थर्ड देखो, थर्ड ये वाला, ये इसके साथ आ गया, तो ये हमारे ये भी पाई हो गया। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होंगे कोवलेंट? 3। जिसमें से मिडल वाला, पहला मान लो मिडल वाला है, तो मिडल वाला सिग्मा और ये दोनों पाई, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड आगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच। और एक एक देखो, ये पड़ा आपका लोन पेयर, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड आगे, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड आगे, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी दोनों के बीच बनेगा तो, और देखो एक्सिस कितने होते हैं बेटा? एक्सिस कितना होता है? टोटल एक्सिस कितना है? 3 एक्सिस 3 है। तो दो एटम के बीच, देखो ये बात हमेशा याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम कितने हो सकते हैं? 3 आर 3। क्यों? रीजन क्या दोगे? बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेस इज 3। एक्सेस आर 3। तो 3 से ज्यादा बॉन्ड आप 2 एटम चारों तरफ बना सकते हो, लेकिन 2 एटम के बीच 3 से ज्यादा नहीं बना सकते। और उन 3 में 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। क्लियर बात है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? अब जल्दी से पॉइंट को क्लोज भी करना है अपने को। सर हाँ बोलो। सर ये बात समझ नहीं आई, पहले वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला ओवरलैपिंग कौन सा होगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना, तो वो सिग्मा ही बनेगा पहला, फिर पाई बनने लगेंगे। ठीक है? यस सर। यहाँ पे बीच में आपने सिग्मा क्यों रखा है? पाई और पाई के बीच में कहीं रख दो, वो कहीं रख दो, वो तो एक बता रहा हूँ कि ऐसे किया है मैंने। आप कहीं भी रख दो, आप कोई इश्यू नहीं है। वो बस ये ध्यान रखना कि जो सिग्मा वाला है वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, वो उसको कौन सी ओवरलैपिंग? हेड हेड मतलब पीजेड करके चलना है आप।
सर हेड टू हेड हमेशा पीजेड पे ही होगी? हाँ पीजेड पे, अभी वही जा रहा हूं मैं आगे वाले पॉइंट में, वही क्लोज कर रहा हूं टॉपिक। इसका मतलब अगर आपके पास आ जाए टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो बेटा आपका शायद वेट कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या फोटो वोटो लेनी है? तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आप बताओगे बेटा मुझे, कितने टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? टू टू। सिग्मा पाई। कौन कौन से वाले? सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और पाई कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। वेरी गुड बेटा, फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड इफेक्टिव ओवरलैप। ये ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड इफेक्टिव, या ये कह दें कि सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड इफेक्टिव ओवरलैप, सो स्ट्रॉन्गर देन किससे? पाई बॉन्डिंग, पाई कोवलेंट बॉन्डिंग। Pi covalent bonds formed by head-to-head effective overlap, so stronger than pi bond. Example, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन सी ओवरलैपिंग देगी, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग कौन सी देगी? हेड टू हेड, इसको एक नाम और भी देते हैं, एंड टू एंड भी बोलते हैं, एंड टू एंड, हेड टू हेड या एंड टू एंड बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल अभी एक बताया था मैंने बेटा, क्या क्या हो सकता है? देखो एक तो जब एस में बन सकती है, एस पी में, एस और एस में होगी हमेशा। एग्जांपल कौन सी ओवरलैपिंग? एस एस, क्योंकि एस का तो डायरेक्शन ही नहीं है, वो तो हेड टू हेड ही होगा हमेशा, एस एंड एस। दूसरी क्या हो सकती है? एस पी जेड, एस पी जेड ओवरलैपिंग। तीसरी क्या हो सकती है अभी बताइए बेटा? पी जेड ओवरलैपिंग। जहां भी ये वाली ओवरलैपिंग देखो तो इसका मतलब वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब पहला एग्जांपल मैंने कौन सा कराया था, याद है आपको? फर्स्ट एग्जांपल एच एफ का मतलब कौन सा बॉन्ड था? वो कोवलेंट था। जो पहला होगा तो हमेशा सिग्मा ही होगा बेटा। तो पाई कोवलेंट बॉन्ड किससे फॉर्म्ड होगा? फॉर्म्ड बाय साइड टू साइड ओवरलैपिंग। साइड टू साइड, साइड टू साइड को लेटरल भी बोलते हैं बेटा, को लेटरल भी बोल देते हैं। को लेटरल लेस इफेक्टिव ओवरलैप होता है। सो ये जो बॉन्ड होगा सो वीकर देन, फिर किससे? सिग्मा बॉन्ड से, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। और इसका एग्जांपल बताओ बेटा, अब आपको नॉलेज हो गई, आप बताओ। सर एस पी, सर एस पी वाई, एस पी एक्स। एस तो होगा ही नहीं, क्योंकि एस तो पी जेड के साथ ही जाएगा हमेशा। हाँ हाँ हाँ। एग्जाम्पल पी एक्स या पी एक्स, पी वाई या पी वाई। जैसे अब जो एग्जाम्पल आपने किए, देखो मैं अब नॉलेज क्लाउड में लिखता हूं नोट। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एच मोलिक्यूल होता है, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा होगा या पाई होगा? सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा। ओवरलैपिंग कौन सी होगी बेटा इसकी, बताओ जल्दी से। एच और एच के बीच हेड टू हेड, लेकिन ओवरलैपिंग में नाम बताना होगा ऑर्बिटल का। कौन सा ऑर्बिटल? सर एस एस, वन एस। गुड बेटा। मैंने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा या पाई? सर सिग्मा। सिग्मा। ओवरलैपिंग बताओ बेटा क्या दोगे? सर पी पी में होती है। पी पी होगी। अभी फ्लोरीन वाला एग्जांपल किया, सेम वही है, बस ये हो जाएगा 3p, लेकिन सिग्मा है तो 3pz कर देना। अभी मैंने आपको ऑक्सीजन दिया था O2,
कौन कौन से बॉन्ड है बेटा बताओ ऑक्सीजन के बीच में? सर 2 पाई और 1 सिग्मा। सिग्मा 2 पाई नहीं है बेटा, 1 सिग्मा 1। 2 ही तो बॉन्ड है सारे। यस सर। तो 1 सिग्मा और 1 पाई। सिग्मा की ओवरलैपिंग क्या होगी? पीपी 2pz 2pz। और पाई वाले की ओवरलैपिंग कुछ भी दे दो, 2px दे दो चाहे 2py, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, उन दोनों में 2px 2px। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको नाइट्रोजन, मैं वही एग्जांपल शेयर कर रहा हूं जो अभी हम लोगों ने किए हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बताओ बेटा कौन कौन से बॉन्ड होंगे और क्या ओवरलैपिंग होगी? 1 सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई। सपोज सिग्मा की ओवरलैपिंग क्या होगी? pz pz ही आएगा PZ सिग्मा में, तो pz pz pz। और पाई में एक क्या दे दोगे? 2px 2px। और दूसरा क्या दे दो? 2py 2py। 2py 2। क्लियर है बेटा? अब कि वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? वीबीटी के अकॉर्डिंग 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो उनके हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और उससे बॉन्ड बनता है। पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा कोवेलेंट होता है, बाकी जो बनने वाले होते हैं वो पाई होते हैं। यही आज हमने पढ़ा है और यही मैंने बनाना सिखाया आपको। अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम दूं, which of carbon and carbon bond is more stronger in methane and ethene? पिछली क्लास में बताए थे ना बेटा दोनों एग्जांपल। मीथेन का फार्मूला क्या बताया था? CH4। मीथेन, ये दोनों कार्बन कार्बन पूछा है, तो इथेन इथीन एंड इथाइन या एसिटिलीन। सर इथेन के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा? क्योंकि सर इथेन के अंदर सारे ऐसे वो सिग्मा वाले बनेंगे ना। इथीन है एक हमारे पास, एक एसिटिलीन है। इथीन होता है बेटा, इथेन नहीं है सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो आप, सर इथेन नहीं है इसमें। इथेन भी दे दो, लो चलो आपके मन वाली बात भी दे देते हैं, इथेन भी है सपोज। इथेन इथेन होता है CH3CH3 और एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, किसमें? सर इथेन। इथेन। बेटा ध्यान रखना, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, दोनों में बहुत फर्क है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट द सिंगल बॉन्ड, this one is the single bond and sigma bond, and again you can say that this is the single bond, single carbon carbon single bond, carbon carbon single bond. This one is the one is sigma and one is pi. We are talking about pi is weaker than sigma, लेकिन सिग्मा तो है ही ना, सिग्मा में पाई ऐड हो गया है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ना। इसको बोलोगे डबल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसको बोलेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर वो सिंगल डबल ट्रिपल कहता है तो सिंगल बॉन्ड से हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा बेटा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई है। तो ये बात अलग है कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं, सिग्मा और पाई देखेंगे तो पाई से ज्यादा सिग्मा होता है, लेकिन अगर सिंगल और डबल और ट्रिपल देखेंगे तो सिंगल से हमेशा डबल ज्यादा, डबल से ट्रिपल ज्यादा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि सिग्मा और पाई में कंपैरिजन करना वो अलग बात है, सिग्मा और पाई,
इस सिग्मा से ये पाई वीक है, ये बोल सकते हैं हम। इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो पहले पाई टूटेगा। लेकिन अगर मैं कार्बन कार्बन और कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड की बात करूं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, बिकॉज उसमें सिग्मा तो है ही, उसके साथ पाई है, और इसमें सिर्फ सिग्मा है। तो ध्यान देना है कि वर्डिंग क्या यूज कर रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड यूज कर रहा है, और ही इज आस्किंग अबाउट द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? हैव यू एनी डाउट बेटा आज के टॉपिक में अभी तक? तो सर इसमें पहले एसिटिलीन, फिर इथीन, फिर इथेन, ऐसे होगा? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी। लेकिन एक ही दो एटम के बीच एक सिग्मा और पाई का कंपैरिजन करना हो, देन यू कैन आस्क कि पाई इज वीकर देन सिग्मा। पाई इज वीकर देन सिग्मा, इट डजंट मीन कि डबल बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल बॉन्ड। आप सोचो ना जरा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर कंपेयर करूं तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, क्योंकि उसमें पाई के साथ साथ कौन है? सिग्मा है। हाँ, इस सिग्मा और पाई में कंपेयर करूंगा तब मैं बोलूंगा कि कौन सा वीक है बॉन्ड। इसके सिग्मा से ये पाई वाला वीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिग्मा प्लस पाई वाला वीक हो जाएगा, या एक सिग्मा और दो पाई वाला वीक। वो तो उल्टा स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज होती जाएगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैंने लिख दिया। देखो, पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डबल, और डबल ये सिंगल, ये डबल, एंड दिस वाज द ट्रिपल। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये बेटा आज आपका लास्ट क्लास में आपने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखा था, आज आपने बॉन्डिंग देखी है वीबीटी के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे बॉन्ड बनाते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो हमारा पाई कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें एग्जांपल डी एक्स और डी वाई इन सब का नहीं आ सकता, मतलब डी ऑर्बिटल्स का? डी जो होते हैं फिर उनको हम बोलते हैं पाई भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका नाम फिर आगे करके डेल्टा करके बोला जाता है। हम पाई जनरली बोल देते हैं, एक पी और डी है वो ले सकते हो आप। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज में डालना चाहो तो आप ये दे सकते हो। कौन से वाला था आपका? पाई था ना, ये पी वाई, तो आप पी डी भी ले सकते हो। कोई भी पी, अब वो देखना पड़ेगा पी कौन सा है, डी, पी डी भी ले सकते हो। लेकिन डी डी जो होगा वो फिर आपके सिलेबस में नहीं होता है। इसलिए अगर डी डी है, डी डी ओवरलैपिंग फॉर्म एक नए टाइप का बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं होता वो। तो जनरली हम क्या पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पढ़ते हैं। तो पी और डी आ जाए तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोल सकते हो आप। सर पी और डी कोई स्पेसिफिक नहीं है, पी कौन सा होगा डी कौन सा होगा? वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कौन सा लेंगे, देखना पड़ेगा ना हमें। वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर करेगा वो, लेकिन पी और डी की ओवरलैपिंग भी पाई बॉन्ड बना सकती है। वो अब जैसे जैसे एग्जांपल बढ़ते जाएंगे तो आता जाएगा साथ में। और सर सिग्मा वाले में डी एक्स वाई? नहीं, डी नहीं आएगा उसमें। एस के साथ डी की एनर्जी में बहुत डिफरेंस आ जाता है ना, तो वो बॉन्ड नहीं बन पाता है एस का डी के साथ। ओके सर। क्लियर बेटा? सर नाउ आई एम लीविंग, हैव यू एनी अनदर डाउट? कैन आस्क। सर px और px, सर जो px है वो px के साथ ही बनाएगा, py के साथ नहीं बना सकता? py के साथ बॉन्डिंग बनेगी नहीं ना, px और py नॉन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो कैसे, सपोज आपने ये बनाया px, नाइस क्वेश्चन, जैसे आपने किया px, लेकिन एक का px होगा और दूसरे का py होगा तो वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे आएंगे। तो जितनी बॉन्डिंग होगी उतनी नॉन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऐसे केसेस आएंगे तो ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों जो ओवरलैपिंग हुई एक जगह जितना हुआ दूसरी जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होने लगेगा तो ये हट जाएगा, ये होने लगेगा ये हट जाएगा, इसलिए ये हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। px py को क्या बोलेंगे हम? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्ड आगे आएगा, ये बताऊंगा, एमओटी थ्योरी में बताऊंगा ये चीजें और डिटेल में। ओके सर। क्लियर? ओके बेटा। सर ये हाँ बोलो। सर ये सिग्मा बॉन्डिंग पी जेड और पी जेड में ही बनेगा हमेशा? हाँ, तीन चीजें जितने ओवरलैपिंग बताई हैं, किस किस में? एस एस, एस पी जेड, पी जेड। सर तो अगर हम एक्सिस चेंज कर देंगे उसके, मतलब पी जेड दूसरे वर्टिकल एक्सिस में लाएंगे? हम नहीं चेंज करेंगे बेटा। साइंटिस्टों ने एज्यूम किया है कि जो पहला बॉन्ड बनता है ना जिस एक्सिस पे, दैट इज द पी जेड एक्सिस। आर्बिट्री हमने एज्यूम किया है, इसलिए पहला बॉन्ड हम जो सिग्मा बनाएंगे पी जेड एक्सिस पे ही बनाएंगे।
और सर ये सिग्मा बॉन्ड में तो फिर सेम स्पिन हो रही है ना दोनों उसकी इलेक्ट्रॉन की? नहीं, वो तो लास्ट में हम जाके जब बॉन्ड बन जाएगा अपोजिट हो जाएगी। वो फाइनल पिक्चर बनाया है नहीं हमने, वो तो क्यों अंडरस्टूड हो गया ना, पहले एक बार बना दिया बस ओके है वो तो। जब भी बॉन्ड बनेगा अपोजिट स्पिन में जाके बनेगा। ठीक है बेटा, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। Good day, टिल sir. देन बाय बाय, थैंक यू।